एजेंडा चल रहा है बाइफ्रिकेट करने का कि दिल्ली वाले छात्र अलग थे, यहाँ वाले अलग हैं। कोई अलग नहीं है अभिनव जी, कोई अलग नहीं मेरे भाई। क्यों अलग रहेंगे? वो भी छात्र थे, वो भी आंदोलन कर रहे थे, वो भी अपने अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। एक वर्ग आप देख रहे होगे ना, जो जंतर मंतर पे नहीं आ रहा था दिखाने के लिए। हाँ बिल्कुल। आप हमें लगता है कि एक आप और कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो स्वतंत्र हैं, जिनको हम लोग न्यूट्रल बोल भी सकते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दिल्ली के जंतर मंतर में जब बच्चे थे तो उनको चाइनीज तो पाकिस्तानी एजेंट का तगमा दे देते हैं। आज वही लोग फिर हमारे बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। आप लोग को ये एजेंडा समझ में आता है? आप लोग क्या क्या बोलते हो अगर ऐसा कोई करता है तो क्या? परीक्षाओं से कोई मतलब नहीं है उन लोगों का, बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है उनका, अपने पार्टी के इमेज से मतलब। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और मैं देश को इसी बात से बता के शुरुआत करूंगा कि ये देवेंद्र महतो हैं। इनको सोनम वांगचुक न मत बोलिए, इनकी अपनी पहचान है। ये बीते कई दिनों से भूख हड़ताल पे थे, अनशन पे थे। अब इन्होंने जल ग्रहण करना शुरू कर दिया सोनम वांगचुक से बातचीत के बाद। लेकिन ये बहुत जुझारू नेता है, इनकी अपनी आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है। इन्होंने छात्रों के लिए, मैंने जब से झारखंड को फॉलो करता हूँ, बहुत लाठियाँ खाई हैं, पुलिस पे कई बार घिरे, कई बार आंदोलन किया, कई बार लाठियाँ खाई। तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि देश ये जाने कि ये देवेंद्र महतो हैं। सोनम वांगचुक है, देवेंद्र महतो है। झारखंड लोकतांत्रिक जो क्रांतिकारी मोर्चा है उसके विधायक टाइगर जयराम महतो, जो न्यूज़ पिंच के दर्शक हैं वो जानते होंगे इन्हें, पहले इनका इंटरव्यू देख चुके हैं। उन्हीं के पार्टी के लीडर हैं। मैं इनसे बात नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा, और मैं अपने मीडिया के बाकी दोस्तों से भी कहूंगा कि इंटरव्यू मत कीजिए इनका, क्योंकि ये भूख हड़ताल पे हैं और उससे एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होती है बोलने पे। और मैं देवेंद्र से भी कहूंगा कि आप कम बात कीजिए, आपके साथ प्रतिनिधि हो वो आपकी बात रखें। और उनके प्रतिनिधि के तौर पे टाइगर जयराम महतो, कितने दिन हो गए, इनकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो खराब है, मुंह में छाले भी आने लगे हैं और चेस्ट में जलन भी होने लगा है। और मुझे लगता है कि स्थिति थोड़ी सी पहले की अपेक्षा में नाजुक है, लेकिन आत्मबल मजबूत है। आंदोलन से पुराना नाता रहा है। हमने इनसे पूछा कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। मैंने सभी से पूछा, देवेंद्र जी हों, महेंद्र जी हों, प्रेम जी हों, कुश जी हों, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैंने उनसे यही पहला सवाल किया कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, अंतरात्मा कह रही है कि हम सही सलामत हैं। आपके कितने साथी हैं अनशन पे? 4 साथी हैं। देवेंद्र दा उसके नेतृत्व करता है, मुख्य इन्हीं के नेतृत्व में है। उसके बाद महेंद्र जी हैं, महेंद्र मंडल हैं, प्रेम नायक हैं और फिर कुश महतो हैं। अब ये बताओ, आप लोग 10 तारीख को मार्च का कॉल दिया है, क्या लग रहा है, सरकार मान रही है? सरकार का अप्रोच कैसा लग रहा है आपको? मार्च होगा, क्या होगा, क्या दिख रहा है आपको फ्यूचर? आप तो पॉलिटिशियन। देखिए, सरकार का जो रवैया है वो गोल मटोल है। सरकार बचाना चाहती है। सरकार को ऐसा लग रहा है कि अगर इसका जांच ठीक से हो तो शायद वो आँच उनके बहुत खासम खास लोगों तक आएगी, उनके करीबी लोगों तक आएगी और वो सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर चली जाएगी, घिर जाएगी। तो इसलिए वह अपना बचाव करना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बचाव का समय नहीं है। लोकतंत्र है, आप स्वीकार करिए, आपने गलती किया है, गलती को स्वीकार करिए, सुधार करिए और कार्रवाई करिए। बस यही मांग है हम सबों की। प्राइमरी डिमांड क्या है, अगर मान लिया जाए कि 3-4 डिमांड, जैसे छात्रों का जो दल बना होगा, ऑब्वियस सी बात है आपसे भी राय मशवरा लिया गया होगा, क्या डिमांड लेकर के जाएंगे? कि यहाँ जो छात्र हैं वो कई परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं। उसमें महत्वपूर्ण है आपका अभी वर्तमान में जो जेपीएससी, जो 14वीं जेपीएससी है, जिसका प्रीलिम का पेपर है वो पूरी तरह चौपट हो चुका है। वो परीक्षा वो रद्द करने की मांग उस पेपर को। दूसरी बात है कि जो अभियुक्त सामने आए हैं, अभय तिवारी, उनका 6-7 एग्जाम से कनेक्शन है जो वो पास किए हैं। अपने परिवार के लोगों को भी पास कराए हैं, खुद सीजीएल में सेकंड टॉपर हैं शायद। तो ये मांग है कि उन्होंने जिन जिन परीक्षाओं को बैठा है और पास किया है उन पे भी कार्रवाई हो, उनकी भी जांच हो, उनको भी रद्द किया जाए। क्योंकि इनमें उनमें क्या है, खासकर जो सीजीएल की परीक्षा थी उसमें नेपाल, बिहार, बंगाल में अभ्यर्थियों को ले जाकर पेपर लिखवाए गए थे और उसमें सीआईडी जांच कर रही थी। और सीआईडी ने पहले, मतलब कह सकते हैं, पहले कुछ और स्पष्टीकरण दिया था, स्टेटमेंट उनका कुछ और था और फिर बाद में उनका स्टेटमेंट बदल गया, इसलिए सीआईडी पे जो विश्वसनीयता है वो भी कम हुई। तो ये मांग रही। उसके बाद जेटेट के अभ्यर्थी हैं जो 2016 के हैं, उनका मामला है कि उनसे कम नंबर लाने वालों को नौकरी मिल गई है, लेकिन जो ज़्यादा नंबर लाए हैं उसी कैटेगरी में उनको नौकरी नहीं मिली। अब क्यों ऐसा भूल हुआ, और भूल हुआ तो उसको सुधारा क्यों नहीं गया, या फिर अगर वे लोग नौकरी कर रही है, नहीं कह रहे कि उनको नौकरी से बैठा दीजिए, उनसे वो कम नंबर लाए हैं उनको नौकरी मिला है तो हम ज़्यादा नंबर लें, हमको मिलना चाहिए। तो कुछ ये मांगे हैं और खासकर रिफॉर्म किया जाए, फिर से रिफॉर्म किया जाए नए तरीके से। तो जितने भी परीक्षा कंडक्ट होंगे, एजेंसियों की उनका कैरेक्टर क्या होगा, आयोग के सदस्य अध्यक्ष होंगे उनका कैरेक्टर क्या होगा, सारी चीज़ों को रिफॉर्म करें, इस पर बातचीत हो। बट विधायक जी, एक बात बताओ, आपने अभय तिवारी का नाम लिया, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा पहली बार, जब मैंने दिल्ली से वीडियो किया, तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि यार कोई ऐसे कैसे कर सकता है कि सरकारी नौकरी भी कर रहा है, टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर है।
आपको लगता है कि यार एक बंदा ये सब कुछ कर सकता है या इसके पीछे तंत्र है और लोग भी बहुत हैं? बड़ा तंत्र है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना, अगर इस तंत्र की वास्तविक जांच हो जाए तो कई राजा और माने वजीर सामने आएंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। ये कोई माने छोटी परीक्षा थोड़ी है, ये कोई हवलदार चपरासी की परीक्षा नहीं ना है, ये जमादार की परीक्षा नहीं है, ये जेपीएससी की है, जो राज्य की सर्वोच्च संस्था है नियुक्ति की। ये जेएसएससी है जिसको हम लोग दूसरी संस्था मान लेते हैं। तो वहाँ अगर कदाचार हो रहा है, वहाँ अगर घोटाले हो रहे हैं, आप केवल अभय तिवारी पर टिक जाएंगे तो संभव ही नहीं है। यहाँ बड़े लोग हैं, चेयरमैन से लेकर सदस्य से लेकर और विभाग के पदाधिकारी से लेकर मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के सवाल के कटघरे में आएंगे। और इसकी इसीलिए जांच की मांग की जा रही है कि इसमें बड़े लोग जो हैं, बड़े चेहरे हैं, वो भी पकड़े जाए। और सीबीआई जांच। हाँ, सीबीआई, चूंकि सीआईडी का जो रहा है कैरेक्टर, वो थोड़ा सा संतोषजनक नहीं रहा है। बट एक बार बताओ, जैसे पहले जेपीएससी 1 हुई, जेपीएससी 2 हुई, उसकी भी तो सीबीआई जांच चल रही है। हाँ, सीबीआई जांच चल रही है भाई, इस बात में भी सच्चाई है। और उसमें लगभग 20 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो पाई। और दूसरी जो जेपीएससी खासकर थी, वो सबसे ज़्यादा विवादों में रही झारखंड में। उसमें 24 पदाधिकारी ऐसे बने जिनका संबंध नेताओं से सीधा है, या तो आयोग के अध्यक्ष से हो या आयोग के सदस्य से हो, सीधा उनका संबंध है, भाई भतीजा बेटा, इस तरह का संबंध था। तो बहुत बड़ा घोटाला था वो। लेकिन अभी तक आज सबक नहीं ले पाई है राज्य सरकार, और वो परंपरा, वो परिपाटी अभी भी चल रही है। तो इसलिए अब ये जो आक्रोश है ना, ये पिछले 10 सालों का, 5 सालों का आक्रोश है, एक दिन का आक्रोश नहीं है। अरे मुझे जब आप आए थे झारखंड से वहाँ पे जंतर मंतर पे, और यहाँ पे भी आए थे, तो वहाँ पे भी मुझे झारखंड के बच्चे मिल रहे थे ना। वो सिर्फ नीट के अभ्यर्थी थोड़ी न रह गए थे, वो तो पूरे देश में जो इस तरीके का सिस्टम हिला हुआ है, दर्ज आपको नहीं मिला? सैकड़ों बच्चे वहाँ झारखंड मिले, से। बिल्कुल मिले। उन्होंने भी कहा कि दादा, राज्य की भी जो परीक्षाएं गड़बड़ी हैं, उनका भी आवाज़ उठाइएगा। तो हमने दिल्ली में भी उस बात को रखा, संबोधन में भी रखा, और मैंने कहा कि जिस दिन राज्य में प्रोटेस्ट होगा, हम लोग बढ़ चढ़ के साथ रहेंगे। एक बात बताओ, जैसे एक नैरेटिव चल रहा है, एजेंडा चल रहा है बाइफ्रिकेट करने का, कि दिल्ली वाले छात्र अलग थे, यहाँ वाले अलग हैं। कोई अलग नहीं है अभिनव जी, कोई अलग नहीं मेरे भाई। क्यों अलग रहेंगे? वो भी छात्र थे, वो भी आंदोलन कर रहे थे, वो भी अपने अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। ये भी छात्र हैं, ये भी आंदोलन कर रहे हैं, ये भी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, कुछ अब 1000 बच्चों का समूह है, अगर वहाँ 10 बच्चे कुछ ऐसा शब्दों का प्रयोग कर गए होंगे जो अनैतिक हो, तो निसंदेह वो उनका समर्थन हम भी नहीं करते हैं। लेकिन आप बाकी जो विशाल भीड़ है, विशाल समूह है, आप उसको कटघरे में नहीं ला सकते हैं। लेकिन एक वर्ग आप देख रहे होगे ना, जो जंतर मंतर पे नहीं आ रहा था दिखाने के लिए। हाँ बिल्कुल। आप हमें लगता है कि एक आप और कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो स्वतंत्र हैं, जिनको हम लोग न्यूट्रल बोल भी सकते हैं, कि आप देश के मुद्दों में भी उसको कवरेज करते हैं और राज्य के मुद्दों को भी कवरेज करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दिल्ली के जंतर मंतर में जब बच्चे थे तो उनको चाइनीज, तो पाकिस्तानी एजेंट का तगमा दे देते हैं। आज वही लोग फिर हमारे बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे। अच्छी बात है, वो सहानुभूति दिखाए, लेकिन दिल्ली में जो बच्चे थे उनके प्रति भी सहानुभूति दिखानी चाहिए थी। और दिल्ली में जो बच्चे आए वो आसमान से तो आए नहीं थे, नहीं, बिल्कुल। एलियन तो छोड़ के नहीं गए थे। हमारे बच्चे थे, हमारे घर के भाई बहन हैं, हमारे झारखंड से सैकड़ों की संख्या में, हजारों तो नहीं कहूँगा, सैकड़ों की संख्या में बच्चे गए थे। तो आप लोग को ये एजेंडा समझ में आता है? आप लोग क्या क्या बोलते हो? अगर ऐसा कोई करता है तो क्या बोलते हो आप? देखिए, इसको कहते हैं, और उनका परीक्षाओं से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों का बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, उनका अपने पार्टी के इमेज से मतलब है। जहां उनको लगती है कि उनकी पार्टी के इमेज पर दाग लगती है, वो बच्चों को चाइनीज बोल देते हैं, और जहां लगती है उनकी पार्टी के इमेज में दाग ना लगे, तो फिर बोलते हैं ना, ये सही में बच्चे हैं, और उनके लिए वो सुविधाएं भी लेकर आते हैं। दूसरे राज्य में अगर वही पार्टी, अगर दूसरी पार्टी सरकार, तो आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये है। इस आप वहाँ भी थे, यहाँ पे भी हैं। हम हर जगह हैं। हमने कहा, और मैंने पूरा सीना ठोक कर कहा कि झारखंड के एकमात्र एमएलए हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी था और राज्य के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी है। बट एक बात बताओ मुझे आप, अब एक मैं यहाँ आके देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि यहाँ 2 मंच क्यों है? एक मंच उधर, एक मंच इधर है। ऐसा कुछ लोग हैं, और चूंकि देखिए सभी बच्चे हैं तो हम लोग विशेष उस पर नहीं कहेंगे। एक्चुअली इस आंदोलन की शुरुआत देवेंद्र जी ने ही की थी। जब पहली बार मामला प्रकाश में आया तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, अगले दिन राज्यपाल से मिले, फिर जब मैं आया दिल्ली से तो मेरे साथ मुख्यमंत्री से मिले, राज्यपाल से मिले, और उसके बाद ये बापू वाटिका में सबसे पहले बैठे अपने 15-20 साथियों के साथ। उसके बाद हमारे एक साथी हैं उदय मेहता जी, जो अपने आप को अभी जेल में सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, और वो जेल में सरेंडर कर चुके हैं। तो वो गए हजारीबाग में जाकर बच्चों को आह्वान किया, क्योंकि हजारीबाग हमारा कह सकते हैं एजुकेशन राजधानी है। बच्चे फिर 29 तारीख को आए हैं, तो 29 तारीख को जब भीड़ हो गई और लोगों को लगने लगा कि ये आंदोलन भी जंतर मंतर के तर्ज पर पूरे देश में चर्चित होगा, तब लोगों को लगा कि भाई ये तो देवेंद्र क्यों रहे। तो फिर कुछ लोगों के माध्यम से इनका ये लगाने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति अपना जीवन देने के लिए तैयार है, उस व्यक्ति की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो ही नहीं सकती है।
और यहाँ कोई ना पोस्टर है, ना कोई बैनर है, ना कुछ भी नहीं है। आपकी पार्टी का झंडा बैनर नहीं लगा यहाँ पे? नहीं, क्यों लगाएंगे? ये छात्रों का आंदोलन है। एक बात बताओ, ये बाकी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जयराम महतो जो है इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज के लिए। हमें चाहिए भी नहीं, हमें कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं चाहिए भैया। आप जिनको मत देना है दीजिए। मैं तो पहला विधायक हूँ जो मैंने उनका सहयोग करने के बाद कहता हूँ। अभी आप झारखंड में किसी विधायक के पास इंटरनली चले जाइए, वो कम से कम वो तब तक काम नहीं करता जब तक वो उसका कार्यकर्ता नहीं बनता है। और हम उनको बोलते हैं भाई आप किसी का काम करिए, आप हमसे मदद की अपेक्षा लेकर आए, हम जरूर करेंगे। और हम ऑन दी स्पॉट चेक काट के दे देते हैं। एक बार बताओ मुझे विधायक जी कि पार्टियों की सरकारें बदलती रहती हैं, ये सिस्टम एक सा क्यों चलता रहता है? आप मेरे को अभी आप उदाहरण दिए JPSC 2 में जैसा हुआ, ये सिस्टम कब चेंज होगा? आप देखो जंतर मंतर से एक अलग जग चुकी है शिक्षा के प्रति, और पूरे देश में ये होगा। जहाँ भी कोई गड़बड़ करेगा, ये नेताओं को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब वो ज़माना लग गया है कि आप अपने बेटा बेटी सेट कर लोगे, स्टूडेंट खड़े हो जाएंगे। बट ये सिस्टम कैसे चेंज होगा? आप तो एज ए लेजिस्लेटर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, सिस्टम को चेंज करने के लिए सबसे पहली बात है कि उस व्यक्ति का, जैसे मान के चले मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछूंगा कि क्या आप अपने बेटे के लिए पैरवी करेंगे? अरे नहीं ना करेंगे। आप मुख्यमंत्री, आपका बेटे को पैरवी करने की जरूरत नहीं है। क्या हम पैरवी किए हैं? नहीं किए हैं। तो जब आप पैरवी नहीं किए हैं तो निगरानी ठीक से करिए, निगरानी ठीक से करिए। आयोग के जो अध्यक्ष बनाए जाएंगे, आयोग के जो सदस्य बनाए जाएंगे, उनका किसी भी प्रकार से पंचायत स्तरीय राजनीतिक दल के नेता से कोई संबंध ना हो, और उनका जो इमेज हो वो बिल्कुल न्यूट्रल इमेज हो, और उनमें इतनी साहस हो कि अगर मुख्यमंत्री भी कहे कि भाई इसका काम करना है और अगर गलत है तो बोले हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। लाइक हमें एक IS का नाम याद आता है, TS सेशन, TN या TS सेशन, जिन्होंने हरियाणा और आंध्रा के चुनाव ही कैंसिल करवा दिए थे। जो नरसिम्हा राव जी से टकरा गए थे, उनके कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन रद्द करवा दिया था क्योंकि वो ठीक से घोषणा पत्र में अपना ब्यौरा नहीं दे पाए थे। तो हमें लगता है इस राज्य को और आज के परिस्थिति में हर एक राज्य को ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जो अभी एक महाराष्ट्र में दिख रहे हैं एक IS, तो ऐसे लोग चाहिए विधायिका में भी, कार्यपालिका में भी। तभी सुधार होगा, जो इस बात की चिंता करेंगे कि भाई मैं काम करने के लिए आया हूँ और मुझे जो सैलरी मिल रही है वो मेरे परिवार के लिए काफ़ी है, मैं साम्राज्य खड़ा करने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन ये क्या करते हैं, साम्राज्य खड़ा करने लगते हैं। और आप देखेंगे हर एक शहरों में इनकी बिल्डिंगें, हर एक शहरों में इनकी मॉल, इनकी पेट्रोल टंकियाँ, इनके ठिकाने, इनके फार्म हाउस। तो ये मूल क्या है? धन अर्जित करते हैं। तो धन अर्जित कहाँ से होगा? कम समय में इन्हीं घोटालों से होगा, करप्शन से होगा, पेपर बेच के होगा, और बेचा जा रहा है। एक बार बताओ विधायक जी, मैं आपके साथी विधायक, आपके पड़ोसी विधायक और मौजूदा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार सोनू का इंटरव्यू करके थोड़ी देर पहले आ रहा, उनसे हमने पूछा कि भाई आप जो JPSC के अध्यक्ष छांगते हैं, इनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अगर इनकी संलिप्तता शामिल होगी तो इनका बुढ़ापा सही नहीं बीतेगा। मैंने कहा आपने ऐसे अधिकारी क्यों पोस्ट की? तो उन्होंने कहा कि भाई हम पूर्व चीफ सेक्रेटरी तक रहे, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, हमने किया, इन्होंने जो है गड़बड़ी की है, लेकिन इनका बुढ़ापा ठीक नहीं रहेगा। इस पर आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अगर ख्यांगते जी दोषी हैं तो ख्यांगते को मैं दोषी नहीं मानूंगा, मैं तो सरकार को दोषी मानूंगा, क्योंकि वो तो आउट ऑफ स्टेट, कहाँ नॉर्थ ईस्ट उनको उठा कर ले आए। आप कैसे उनके बारे में कितना जानते थे बताइए? तो आप उनके बारे में कितना जानते थे, उनकी नैतिकता के बारे में, उनकी निष्ठा के बारे में कितना जानते थे? इसका मतलब आप उनको लेकर आए थे उतनी दूर से कि तुम बैठो इस कुर्सी पर, जैसा हम करें वैसा करना होगा, हमारे इशारे पे काम करना होगा, और उनकी बलि ले ली गई। हम कह रहे हैं वो भी दोषी हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग उसमें संलिप्त हैं। ये बिल्कुल हमें लगता है वो बिल्कुल ये आज विधानसभा तक जाएगी। विधानसभा आज हुआ है, आप गए, चली विधानसभा? आज केवल शोक प्रस्ताव था, जिनका निधन हुआ है उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कल जब होगा विधानसभा, आपको समय मिलेगा, आप मुद्दा उठाओगे? हाँ, कल समय मिलेगा और कल हम लोग मुद्दे को उठाएंगे। परसों भी उठाएंगे, नहीं परसों शायद छुट्टी है, उसके बाद जब सेशन चलेगा तब उठाएंगे। जैसे बाबूलाल मरांडी जी भी आए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। आप भी विपक्षी दल के तौर पे काम कर रहे हो, तो जेएमएम की जो सरकार वो आरोप लगा रही है कि विपक्ष के नेता जो है वो छात्रों को भड़का रहे हैं। नहीं, कोई किसी को नहीं भड़का रहा है, सब वो शांतिपूर्ण तरीके से है। बताइए, किसी ने उनके लिए कोई आपत्तिजनक शब्द बोले हो, उनके लिए कोई माने अशोभनीय बयान दिए हो? नहीं, कोई भड़का नहीं रहा है। हमारा पॉइंट कर्तव्य बनता है, हम इस राज्य के नेता हैं, विधायक बने, युवाओं के चेहरा हैं, तो हम तो उनके साथ खड़े ही रहेंगे। बाकी सरकार हमेशा सोचती है कि ऑपोजिशन उनकी दुश्मन है, ऐसा नहीं है। वो काम अच्छा करे, हम अच्छा काम करेंगे, सराहेंगे, गलत कार्य करेंगे, आलोचना करेंगे। राहुल गांधी को लेकर के बहुत सारे सवाल पूछे गए और हमने देखा कि भाई कांग्रेस का घेराव हुआ बीजेपी की तरफ से, जेएमएम का घेराव नहीं हुआ। मैंने बाबूलाल मरांडी जी से भी ये सवाल पूछा। उसका मूल कारण है 2029 में बीजेपी का मकसद है कि कांग्रेस कमजोर रहे, ताकि चूँकि जिस प्रकार से अभी इनकी जो एंटी इनकम्बेंसी बनी है, नाराजगी बढ़ी है हर विभाग में,
इथेनॉल में भी अब देखिए उनके सबसे भरोसेमंद जिन पे हम लोग भी विश्वास करते थे वो कटघरे में आके खड़े हो गए हैं। तो ऐसे में इनके लिए 29 बहुत ही टफ रहेगा। तो ऐसे में वो प्रयास करेंगे कि उनके जो सहयोगी दल हैं उनका सहयोग अपने पाले में करें। तो इसलिए जेएमएम के साथ वो अंदरूनी सहयोग है उनका। और जहाँ जो राज्यसभा के प्रत्याशी थे वो पहले मुख्यमंत्री जी से ही मिले, तभी तो 6 विधायक इनके उस पाले में गए हैं। तो कैसे संभावना है? तो ये इंटरनल सहयोग है। बिल्कुल जो मुख्य दल है जेएमएम और बीजेपी घेर रही है कांग्रेस को, आप दिल्ली में कांग्रेस को घेरिए, लेकिन राज्य में उनको जेएमएम को घेरना चाहिए था, लेकिन जेएमएम के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब यही है कि उनका ना कहीं समन्वय हो चुका है। तो राज्यसभा में तो आपने भी बीजेपी की समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने स्थानीय उम्मीदवार को वोट किया था। ये तो उनके लोगों ने दल बदला है। आपको लगता है कि अंदर साठगांठ है क्या कुछ? आप ये आरोप लगा रहे हैं? 100% मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी में अच्छा समन्वय स्थापित है। उनमें लगातार गोपनीय तरीके से बातचीत होती है और क्या करना नहीं करना ये चर्चा होती है। आप ही बताइए, इतना बड़ा जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, हेमंत जी 2 लाइन नहीं बोल पाए, 2 ढंग का ट्वीट नहीं कर पाए, जबकि आप तो अपोजिशन की भूमिका में है। अभी तो मौका है आपको केंद्र की खामियों को गिनाने का, 12 सालों की जो एंटी इनकम्बेंसी बनी उसको जग जाहिर करने का। आप बोल नहीं पाए। अब आप 10 तारीख का क्या प्लान है? 10 तारीख 10 तारीख को छात्रों के साथ हम लोग हैं, छात्रों के आंदोलन के साथ हैं। अच्छा, डायबिटिक है क्या? ये डायबिटिक भी है? कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब अभी? बीपी तो ठीक है अभी, बाकी शुगर कराना है तो अलाउ नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं? हाँ? वो उसको उनको ज़्यादा लग रहा होगा तो मना कर रहे हैं, इसलिए कि इसको नहीं लिया जाए, तो मना कर रहे हैं। पेन हो रहा है उसको ज़्यादा। तो मना कर रहे हैं। तो ये आपने सुना पूरी बात। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे इनके मंच के पास में, खचाखच भरा हुआ है, उधर भी मंच भरा हुआ है, ज़बरदस्त बारिश हो रही है। जो भी पक्ष है इस आंदोलन का, न्यूज़ पिंच आप तक पहुँचाता रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी ऋषि है। शुक्रिया।